we have discussed in previous classes we have studied about we have started studying about generating station. So we have told in how synchronous machine, how different synchronous machines are used in different generating station for generating power. तो डिफरेंट सिंक्रोनस मशीन हमने बताया था। डिफरेंट सिंक्रोनस मशीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन और दूसरा होता है सेलियन पोल। तो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे हमारा स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम यूज होता है टरबाइन को घुमाने के लिए। और सेलियन पोल सिंक्रोनस मशीन हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, लो स्पीड का टरबाइन है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट भी क्या है? स्टीम है, स्टीम यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टीम यूज होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है, जो तुम्हारा जो जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज जनरेट होता है, तो वो क्या लेवल होता है वोल्टेज जनरेट होने का? देखो ये सब हमारा, देखो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड भी है, विंड पार्क भी है। तो और ये सन, सोलर भी आ गया है। ये देखो, दिस इज द सोलर वन, ये सोलर है। ठीक है, ये विंड। तो यहाँ ऑफशोर, तो ये अब हम वहां से देखो जनरेशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली क्रिएट क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, वन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे सोलर पावर प्लांट में हम क्या कर रहे हैं? सन का जो एनर्जी, डायरेक्टली सन का एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में थ्रू सोलर सेल से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये जो फिगर जो दिया हुआ है, ये क्या है? कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है, कंसंट्रेटेड सोलर सेल है। ठीक है, और यहाँ बहुत सोलर पावर प्लांट भी अलग अलग टाइप का हो सकता है कि हम कंसंट्रेटेड मिरर लगा करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मिरर लगा करके हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पाइप जा रहा है, उसमें फोकस कर रहा है सनलाइट को, और उस पाइप में जो कुछ ऑयल होगा उसको हीट कर रहे हैं। ये एक अलग टाइप का हो गया। यहाँ पे तुम्हारा पीवी सेल से यूज नहीं हो रहा है, फोटोवोल्टाइक सेल नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या करा, इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर बना देते तो स्टीम बनता है, स्टीम यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे भी क्या करते हैं फिर उसी तरह से टरबाइन घुमाते हैं, ऐसे वाले केस में, ये जो केस अभी जो दिख रहा है। ठीक है, एक तरफ का हो गया। तुम अगर यहाँ पे NIOS जाओगे, NIOS यहाँ पे है तुम्हारा गुड़गांव में है। ये सोलर का ये बहुत सारा इस टाइप का भी पावर प्लांट इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर रखा है। तो वहां पे जाकर के तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। ओके, हाउ दे आर वर्किंग। ओके, अनदर इज जो विंड पार्क। तुम ऑफशोर में चले जाओ, जैसे गुजरात हो गया, तुम्हारा केरला हो गया, वहां पे तुम चले जाओ। ठीक है, वहां पे तुम जाओगे तो क्या देखोगे, बहुत सारे विंड पार्क्स लगे हुए हैं। देयर आर सो मेनी विंड पार्क्स आर देयर। तो बहुत सारे एक सीरीज में विंड पार्क लगे हुए हैं, वहां से पावर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वहां से ट्रांसमिट होगा। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो ये सब दूर दूर में पावर प्लांट है जो सब, ये सब कहाँ बहुत दे आर फार अवे फ्रॉम सिटी एरिया। सो देयर नीड्स टू बी अ मीडियम टू इवैक्यूएट पावर। देयर नीड्स टू बी मीडियम होना चाहिए पावर इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो जनरेशन इज फ्यूल बाय कोल, न्यूक्लियर, विंड, गैस, बायोमास, सोलर, हाइड्रो। तो these are the way of generating energy. These are the way of generating electrical energy. अलग अलग बाई कोयल को बर्न करो या न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करो, विंड है, गैस एज ए फ्यूल को यूज करो। जैसे यहाँ पे तुम्हारा इंद्रप्रस्थ में भी पावर प्लांट है, वहाँ वो गैस यूज करता है, गैस टरबाइन है। फिर बायोमास भी यूज करते हैं। बायोमास, दिल्ली में बायोमास का भी है प्लांट, बीच में बंद भी हो गया था क्योंकि बहुत कुछ पॉल्यूशन हो रहा था, इसलिए बायोमास वाले को बंद कर दिया गया था। ओखला के तरफ में है। फिर सोलर है, हाइड्रो है। तो जनरेशन वोल्टेज क्या होता है? जनरेशन वोल्टेज वेदर इट कैन बी ऑफ 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट। लेकिन मोस्ट अडेप्टेड प्रैक्टिस है क्या? हम 11 केवी का यूज करते हैं। मोस्ट अडेप्टेड प्रैक्टिस 11 केवी का हम जनरेटिंग वोल्टेज यूज करते हैं। ओके,
नाउ ये कमिंग टू हम रिप्रेजेंटेशन पावर प्लांट को देखो। पावर प्लांट अगर तुम सब स्टेशन में जाओगे, बहुत सारा लाइन थ्री फेज सिस्टम होता है। ओके, थ्री फेज सिस्टम होता है। जनरेशन भी थ्री फेज में होता है, ट्रांसमिशन भी थ्री फेज में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्री फेज में होता है, फिर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल फेज में होता है। तो ये सब पूरा जो इतना कॉम्प्लेक्स, हर एक प्लांट, हर एक जनरेटिंग स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसको कैसे स्टडी कर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है सिंगल लाइन डायग्राम, वन लाइन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम मान के चलते हैं कि हमारा जो जनरेशन है, जनरेशन ट्रांसमिशन ये सब क्या है, बैलेंस्ड हो रहा है। थ्री फेज आर बैलेंस्ड। थ्री फेज बैलेंस का मतलब क्या हुआ? थ्री फेज सिस्टम का क्या हुआ? तुम लोग ने सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा, थ्री फेज सिस्टम होता है। थ्री फेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हमारा जो एनर्जी है, जनरेशन भी थ्री फेज होता है। जनरेशन थ्री फेज का मतलब क्या? अभी तुम लोग पढ़ रहे होगे कि स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग होता है, और कैसे थ्री फेज हमारा जनरेशन होता है। जो सिंक्रोनस मशीन का तुमने पढ़ रहे होगे कि स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर में कैसा वाइंडिंग होता है? स्टेटर में कैसा सिंक्रोनस सिलेंड्रिकल मशीन का तुमने रोटर मशीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे। तो उसमें देखोगे कि जो रोटर होता है उसको हम डीसी एक्साइटेड करते हैं, जिससे फील्ड प्रोड्यूस होता है। और स्टेटर में हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, थ्री फेज। और जैसे हम जो एक्साइटेशन दे करके रोटर को हम रोटेट करते हैं, तो स्टेटर में जो थ्री फेज वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होने लगता है? स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। और थ्री फेज वाइंडिंग करने का मतलब क्या होता है? वो इस स्पेस में, स्पेस का मतलब ये मान लो रोटर है, ठीक है, और ये स्टेटर है। तो स्टेटर पे फिर ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया। और इसमें इसमें आर फेज, आर डैश, वाई, वाई डैश, आर, वाई, वाई डैश एंड बी, बी डैश। तो इस टाइप से वाइंडिंग, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। तुम लोग ने पढ़ा होगा अभी कि जो होता है हमारा, जो स्टेटर पे जो वाइंडिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों करते हैं? वो भी मशीन में पढ़ रहे होगे कि क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का हम यूज करते हैं। तो ये स्टेटर पे, और रोटर पे क्या होता है? रोटर पे हमारा डीसी एक्साइटेशन होता है। डीसी एक्साइटेशन करने से हमारा पोल बन जाता है। पोल बन जाता है। कैसा पोल बन जाता है? पोल बन जाता है मतलब एक नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल हो जाता है। और इसमें डीसी वाइंडिंग होता है। डीसी वाइंडिंग मतलब स्लॉट काट करके यहाँ पे ऐसे स्लॉट काट देते हैं और वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग करने से क्या होता है? मतलब इसको नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाना है, मतलब यहाँ पे इसमें क्या होगा? यहाँ पे बताओ हमको, इसमें क्या होगा हमारा? यहाँ पे अगर इसको नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ बनाना है और यहाँ साउथ बनाना है, यानी यहाँ पे जो वाइंडिंग्स होगा इसमें क्या होगा? इसमें क्रॉस होगा, इधर इस तरफ क्रॉस होगा, करना होगा, और इधर क्या करना होगा? डॉट करना होगा हमें, यहाँ डॉट करना होगा। तो इस टाइप से अगर वाइंडिंग अगर रोटर में किया जाए और इसको डीसी एक्साइटेशन देते हैं, डीसी एक्साइटेशन देने का भी अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और साउथ, और इसको रोटेट करो, ये शाफ्ट हो गया, इसको रोटेट करो, टरबाइन से रोटेट करो या किसी भी चीज से रोटेट करो। तो ये अब फील्ड क्या हो रहा है? घूम रहा है, फील्ड घूम रहा है, और ये थ्री फेज वाइंडिंग पे कट करेगा। थ्री फेज वाइंडिंग को क्या है? ये तुम्हारा आर हो गया, आर। तो थ्री फेज वाइंडिंग को कट करेगा तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक डॉट हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आर वाई हो जाएगा। वाई में भी तुम्हारा, हाँ, सर ये यहाँ पे डॉट मान और लो ये क्रॉस का क्या वाई फेज हो मतलब है? गया। हाँ, क्या क्या? यस सर डॉट और क्रॉस का मतलब पूछ रहा है। हाँ, सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगे कि डॉट का क्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस एरिया में, ये एरिया मान लो, देख लो ये एरिया, देख लो ये एरिया, देख लो येलो में, मेरे स्क्रीन में देख लो ये येलो में। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको करेंगे रिप्रेजेंट, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? जैसे एरो का निशान है ना, एरो अगर एरो अगर तुम समझो, एरो अगर तुमसे दूर जा रहा है, एरो तुमसे दूर, एरो समझ रहे हो ना, तीर, यस सर। एरो अगर तुमसे दूर जा रहा है तो एरो का पीछे वाला कैसा होता है? क्रॉस की तरफ दिखता है।
तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो फील्ड है वो तुमसे दूर जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ है। और अगर इस एरिया में, अगर पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम पर्टिकुलर एरिया में मान लो इस एरिया में हम मान लो यहाँ से फील्ड निकल रहा है, इस एरिया से अगर फील्ड निकल रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है? तीर जो है, एरो जो है तुम्हारे तरफ आ रहा है, निकल रहा है, तो दिस इज द डॉट। तो इस क्रॉस और डॉट कन्वेंशन एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का फील्ड को। ये बी है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बी का यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हमारे तरफ आ रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? तुमसे दूर जा रहा है, तुम्हारे वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये दो तरीका हुआ क्रॉस और डॉट से हम रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हम ऐसे क्रॉस और डॉट, या करंट भी, अगर मान लो करंट इन द सीट, मतलब मान लो ये जो तुम स्क्रीन जो देख रहे हो या मोबाइल या कैसे, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा है, उस जो मान लो मोबाइल तुम देख रहे हो वहां, उससे मान लो कि बाहर तरफ आ रहा है करंट, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका है क्रॉस और डॉट रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो इसी को अगर हम मान लो हम क्या कर रहे हैं, ये रोटर को रोटेट कर रहे हैं, रोटर को हम रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ ये एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये डॉट होगा और ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा। तो इस टाइप से हमारा थ्री फेज वाइंडिंग में, जो स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग एक स्पेस में 120 डिग्री अपार्ट रखा हुआ है, तो इस स्पेस में हमारा जो वोल्टेज आएगा, मतलब आर फेज पे जो वोल्टेज आएगा, इस टर्मिनल पे तीन टर्मिनल निकलेगा, यहाँ से आर टर्मिनल निकलेगा, वाई टर्मिनल निकलेगा और बी टर्मिनल निकलेगा, ठीक है। तो तीन टर्मिनल हम यहाँ से निकलेंगे, तीनों पे टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज होगा जो क्या होगा? 120 डिग्री अपार्ट होगा। मतलब अगर इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे वोल्टेज का, तुमने देखा होगा थ्री फेज सर्किट थ्योरी में, थ्री फेज पढ़े होगे ना, सर्किट थ्योरी में थ्री फेज पढ़े होगे, थ्री फेज सिस्टम में, तो वहां पे देखोगे तो हमारा ये जो वोल्टेज का ग्राफ हमारा जो आएगा, हमारा ग्राफ कैसे आएगा? हमारा आर फेज, मतलब इसका टाइम के साथ जो वैरी कर रहा है, टाइम के साथ कैसे आर फेज हमारा इस टाइप से साइनोसॉइडल मान लो वैरी कर रहा है। तो वाई फेज हमारा कैसे वैरी करेगा? फिर वाई फेज 120 डिग्री के बाद शुरू होगा हमारा, 120 डिग्री के बाद शुरू होगा, 120 डिग्री मान लो यहाँ पे है तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। देन अगेन देन अगेन देन अगेन 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 फिर बी फेज शुरू होगा। बी फेज किससे शुरू होगा? बी फेज कहां से शुरू होगा बताना? बी फेज हमारा इससे 120, जो वाई फेज शुरू हो रहा है उससे 120 डिग्री अपार्ट होगा, तो यहां से बी फेज शुरू होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। बी फेज शुरू होगा, तो ये होगा, ये आर हो गया, ये बी हो गया और ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। ओके, गॉट इट। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप का हमारा ये टर्मिनल पे, हाँ, एक दूसरे का। टर्मिनल पे आर वाई बी पे हमारा इस टाइप का वोल्टेज हमारा जनरेट करेगा, और हम उसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो हमें थ्री फेज मिलेगा। यानी थ्री फेज का मतलब क्या हुआ कि आवर सिस्टम इज, हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? 120 डिग्री अपार्ट है और तीनों फेज बैलेंस है। अगर तीनों फेज बैलेंस है का मतलब क्या हुआ? तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, बैलेंस का मतलब क्या हुआ? आर वाई बी बैलेंस। आर वाई बी का बैलेंस का मतलब क्या हुआ? तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है 120 डिग्री अपार्ट है, 120 डिग्री से कम ज्यादा नहीं है, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब पीक है, पीक वोल्टेज, पीक ऑफ आर, पीक ऑफ वाई, पीक ऑफ बी आर सेम, peak of R, peak of Y, peak of B are same, and they are 120 degree apart, so they are said to be balanced phase. Okay, they are said to be balanced. तो जब अगर बैलेंस सिस्टम है तो हमारा क्या होता है? बैलेंस सिस्टम में हम तीन फेज के जगह सिंगल फेज में ही हम रिप्रेजेंट करें, सिंगल फेज का ही एनालिसिस करें, सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करें, तो हम मानेंगे क्या कि हमारा थ्री फेज हो गया एनालिसिस, थ्री फेज कंप्लीट हो गया, सिंगल फेज को ही करेंगे। तो इसलिए वन लाइन डायग्राम में इसको हम सब रब कर देते हैं, ठीक है, इसको हम सब मिटा देते हैं। ओके, जो अभी मैंने बनाया है,
क्लियर करने के लिए। ओके, तो ये इसका मतलब क्या हो गया हमारा, तो ये वन लाइन डायग्राम जो है, वन लाइन डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वन लाइन डायग्राम का मतलब क्या है कि अगर तीनों फेज अगर बैलेंस है, तो अगर हम सिंगल फेज को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सिस्टम को हमारा क्या बोला जाएगा, हमारा थ्री फेज एनालिसिस हम समझ रहे हैं इसकी। हाँ, सिंगल फेज का मान लो वोल्टेज पता है, वी पता है, आई पता है, सब कुछ, तो यानी सब सारा फेज में भी सेम ही होगा, सब में फेज बस 120 डिग्री अपार्ट होगा। ओके, तो ये देखो एक सिंगल, एक जनरेटिंग सिस्टम का, जनरेटिंग स्टेशन का क्या है, एक सिंगल लाइन डायग्राम है। जनरेटिंग स्टेशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, ओके, तो ये हम बताएंगे अभी आगे पढ़ोगे। ऑक्स ट्रांसफार्मर को इस टाइप से, जो हम तुमको ईईडी में बताया था ना, हमको तुमको सीट्स बनाने के लिए देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बनाना था। तो वो सिंबल्स अगर तुमने सीट्स बनाया होगा, तो तुमको पता होगा कि ये सिंबल को हम क्या, क्यों ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सिंबल क्या है, ये सर सिंबल क्या है, उस सीट में सब कुछ बताया गया है। इसीलिए मैंने तुम लोग को सर बोला था वो वो दो अलग सीट सीट बनाने है के कि वो लिए। एक ही सीट है? हाँ, क्या? सर वो दो अलग अलग सीट है कि एक ही सीट है? दो अलग अलग सीट है, एक में एब्रीविएशंस का है, नेमिंग है, और दूसरे में क्या है, दूसरे में सिंबल्स है। तो दोनों अलग अलग सीट है, उसमें तुम देख रहे होगे दो सीट है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। ओके, दोनों डिफरेंट सीट है। तो सीट ओके नंबर सर। 1, सीट नंबर 2, यू बोथ हैव टू। तो सीट नंबर 2 में जो है, जिसमें सिंबल्स बनाना है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, तो उसमें देखोगे ये सब सिंबल्स का क्या क्या मीनिंग है, क्यों। तो दैट्स वाई वो ऑल टाइप्स ऑफ सिंबल्स तुमको बनाना है, ऑल टाइप्स ऑफ सिंबल्स। ओके, so that you can you in when you are going to draw single line diagram, you can know which symbols are there। तो हम सिंगल, अगर तुम कहीं सब स्टेशन में जाओगे तो पेपर में, पहले पेपर जो तुमको दिखाएगा वो सिंगल लाइन डायग्राम होगा। वो सब स्टेशन का जो है, सब स्टेशन में जो जो इक्विपमेंट कनेक्ट होंगे, जो जो स्ट्रक्चर होगा, क्या डिजाइन है, तो वो सब एक सीट पे होगा, एक सिंगल लाइन डायग्राम में होगा। फ्रॉम देयर ओनली you will be able to you have to study the single line diagram। Okay, got it? So this is just a thing, and in electrical engineering drawing we will be also be drawing एक सीट होगा जिसमें तुम सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे। ओके, वन सीट जो होगा 5 या 6 नंबर का जो सीट है, वो दैट इज यू हैव टू ड्रॉ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ दैट सब स्टेशन। गॉट इट? Coming to the transmission is what, why it is transmission, we use to move power long distance from generators to load with low losses। तो हम एक इससे अभी यहाँ पे बताने से पहले हम एक और चीज बताना चाहते हैं। हम तुमको अपलोड जो गूगल क्लासरूम में है, गूगल क्लासरूम में मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड करूंगा, वॉर ऑफ करंट। वॉर ऑफ करंट बहुत फेमस है। ये किस में हुआ था वॉर ऑफ करंट? ये हुआ था तुम्हारा टेस्ला और एडिसन। ओके, टेस्ला was advocating AC and एडिसन was advocating about DC, कि हमारा जो ट्रांसमिशन होना चाहिए DC में होना चाहिए, और टेस्ला was advocating that हमारा जो ट्रांसमिशन होना चाहिए AC में होना चाहिए। मतलब हमारा एनर्जी AC में प्रोड्यूस होना चाहिए, AC में ट्रांसमिट होना चाहिए। एडिसन वाज एडवोकेटिंग अबाउट कि हम our energy should be produced in DC and DC should be transmitted। so there were war between two, basically that you will be I will share the one documentary on the Google Classroom। You will seeing how uh, initially Tesla was just an engineer in the Edison company। अभी तुमने जनरल इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक नाम सुना है? दिस इज वन ऑफ द वेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत सबसे बेस्ट कंपनी है।
जनरल इलेक्ट्रिक क्या बनाता है? मोटर्स बनाता है। और अभी पहले मोटर्स केवल बनाता था, अब सब कुछ बनाता है। अब सब स्टेशन का भी डिजाइन करता है, ट्रांसफार्मर बनाता है, सिंक्रोनस सब सारे इक्विपमेंट्स बनाता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए का कंपनी है। एडिसन ने इसको एस्टैब्लिश किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। और सबसे पहले क्यों एस्टैब्लिश, कैसे एस्टैब्लिश? बल्ब बनाया था, बल्ब। यू नो थॉमस अल्वा एडिसन वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इसने बनाया और डीसी मोटर का डिजाइन और डीसी मोटर इसने बनाया। तो ये जनरेट भी किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। और इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे करना है? पहले बल्ब से पहले क्या लोग यूज करते थे? लैंप यूज करते थे, जो ऑयल बर्निंग लैंप यूज करते थे। तो लोगों ने देखा कि हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब लोगों को मिला, तो और उन्होंने सबसे पहला एक सब स्टेशन, एक ट्रांसमिट कुछ 10 to 20 किलोमीटर का वाशिंगटन को इग्नाइट कर दिया, वाशिंगटन को पूरा इलेक्ट्रीफाई किया। तो उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक का कंपनी बनाया। अब ये कंपनी पूरे मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। और इट सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम। पूरा डिजाइन का, सब स्टेशन के डिजाइन के प्रॉब्लम को देखता है, पावर प्लांट के प्रॉब्लम को देखता है, और इक्विपमेंट्स भी बहुत सारा बनाता है। ओके, so Tesla was just an engineer in General Electric company, and he has been given work to improve the design of DC motors, DC generators. And in that, then what he has done, he has also simultaneously he thought, because when you have studied DC generators, DC generator में तुमने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, ब्रशेज यूज करते हैं हम। हाँ, हैव यू सीन? डीसी जनरेटर में क्या करते हैं? ब्रश का यूज होता है। पावर जब जो रोटर में पावर प्रोड्यूस हो रहा है और रोटर में से इवैक्यूएट करते हैं, तो ब्रशेस के थ्रू जाता है टर्मिनल्स पे पावर। ब्रशेस के थ्रू जाता है टर्मिनल्स के पावर। तो अगर बहुत ज्यादा कैपेसिटी का अगर हम डीसी जनरेटर यूज करना चाहें, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हमें करना पड़ेगा ब्रश से। कॉम्यूटेशन एंगल डिले, बहुत सारा कॉम्प्लिकेसी हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा, फील्ड डिस्टॉर्ट होगा। तो एक बहुत ज्यादा ह्यूज पावर का बनाने के लिए, मेगावाट पावर ऑफ डीसी जनरेटर बनाने के लिए बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत थोड़ा दिक्कत है। और इवन ज्यादा दिक्कत क्या है कि हम डीसी को बहुत एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, मान लो एक सर्टेन लोअर वोल्टेज पे अगर हम मान लो डीसी को ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या होगा? लो वोल्टेज पे अगर ट्रांसमिशन करोगे और ज्यादा पावर का ट्रांसमिट करना है, ये पावर क्या है? बहुत ज्यादा है, मान लो मेगावाट में पावर है, ठीक है। मेगावाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट नहीं, 1000 से भी ज्यादा, 1000 तो किलो होता है ना, 10⁶ मिलियन वाट का पावर है। 100 मेगावाट का हमें पावर ट्रांसमिट करना है, 100 मेगावाट का पावर ट्रांसमिट करना है। और मान लो हम लो वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो लो वोल्टेज पे करोगे तो पावर क्या होता है? V इंटू आई। तो अगर लो वोल्टेज पे कर रहे हो तो करंट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो अगर लो वोल्टेज पे कर रहे हो तो करंट शुड बी वेरी हाई। और लॉसेस, हर एक ट्रांसमिशन लाइन, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, तो लॉसेस जो होगा तुम्हारा, पावर लॉस होगा। पावर लॉस क्या होगा? I²R होता है, I² का फंक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा अगर करंट है, बहुत ज्यादा करंट होगा, तो बहुत ज्यादा करंट है तो I² भी बहुत ज्यादा होगा, I²R लॉस है ज्यादा। तो एक सर्टेन अमाउंट, तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन का भी कैपेसिटी होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर से तुम ज्यादा नहीं कर सकते ट्रांसमिट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो I²R जो है इतना ज्यादा हीट ना प्रोड्यूस कर दे कि वो मेल्ट कर जाए, ठीक है। तो इतना ही तो सर हम पावर। आई को कम क्यों नहीं कर देते सर? हाँ, आई वही हम बताएंगे। आई को कैसे कम करोगे बताओ? वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। वोल्टेज बढ़ाना होगा ना, वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, इसीलिए हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, समझे? सर हाँ बोलो। सर जब P इक्वल टू VI है तो वोल्टेज सर डायरेक्ट नहीं, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना सर। जब पावर में से वोल्टेज भी बढ़ेगी, जब वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, तो हम यहाँ देखो, ये देखो P इक्वल टू क्या है? V इंटू आई, ठीक है। हम बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर, और वोल्टेज को लो कर रहे हैं। यहाँ ये देखो ना, कंस्ट्रेंट क्या है? वोल्टेज को हम लो रखें, वोल्टेज को हमें ज्यादा करने का सुविधा नहीं है। तो बहुत ज्यादा, तो एक चीज को लो रखोगे
तो दूसरा चीज को बड़ा करना पड़ेगा ना, पी को हमें ज्यादा करने के लिए। जी ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मान लो x इंटू वाई है, सपोज x इंटू वाई क्या है, मान लो 1000 है। ठीक है, तो y अगर मान लो x को क्या हम कर रहे हैं, x को मान लो y को मान लो 100 रख रहे हैं, y अगर 100 है तो x का वैल्यू क्या होगा 10। लेकिन y को यस अगर हम 10 रखेंगे, y को अगर हम 10 रखेंगे तो x का वैल्यू तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो 1000 होगा दोनों का प्रोडक्ट। यस सर यस समझ रहे हो? तो वही बात है यहाँ पे। हम उस समय क्या था, उस समय डीसी जनरेटर को बहुत ज्यादा वोल्टेज मान लो हाई वोल्ट का डीसी जनरेटर, मान लो 33 केवी का। 33 केवी का तुमने नाम सुना है? डीसी जनरेटर हैविंग टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 33 केवी? नहीं सुना है, हो ही नहीं सकता। क्यों, कैसे नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बना सकते हैं, डिजाइन कंस्ट्रेंट है। हाँ, देर आर सर्टेन डिजाइन कंस्ट्रेंट कि हम वैसा डीसी जनरेटर नहीं बना सकते हाई वेरी हाई हैवी वोल्टेज का। और इवन हम बहुत ज्यादा, अभी केवल ये तो 100 मेगावाट का पावर हो रहा है, 1000 मेगावाट का पावर ट्रांसमिट होता है। तो 1000 मेगावाट, समझ रहे हो? 1 मेगावाट तुम्हारा 1 मिलियन वाट हो गया। हाँ, तो तुम्हारा किलो एम्पियर, अगर तुम समझ लो, सपोज 33 केवी पे भी अगर मान लो हम करते हैं तो उसका करंट भी होगा, करंट का रेटिंग आएगा 1000 एम्पियर से ज्यादा करंट आ जाएगा। तो 1000 एम्पियर का जो करंट है, अगर तुम लाइन में फ्लो कराओगे, 1000 एम्पियर का भी करंट अगर लाइन में फ्लो कराओगे तो बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस होगा। समझे? बहुत ह्यूज लॉस होगा। तो इसलिए हर एक ट्रांसमिशन लाइन का कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी क्या है। जैसे रोड का कैपेसिटी है ना, रोड का भी कैपेसिटी कि इतना अमाउंट ऑफ ये व्हीकल्स चल सकता है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन का भी कैपेसिटी है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर ओनली यू कैन ड्रॉ। हाँ, अगर इससे ज्यादा हो पावर तुम ड्रॉ करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो वो किस पे है, हम आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे, देखेंगे कि वो क्या होता है। हीटिंग कैपेसिटी, जैसे ट्रांसमिशन लाइन, देखो ट्रांसमिशन लाइन है, आई स्क्वायर आर का लॉस हो रहा है, आई स्क्वायर आर का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट डेसिपेट भी तो हो रहा है ना, इन्वायरमेंट में हीट डेसिपेट भी हो रहा है। तो इतना अगर जो लॉस है आई स्क्वायर आर जो है, हीट जो डेसिपेट हो रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आई स्क्वायर ज्यादा हो गया, हीट डेसिपेशन कम हो गया, तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होने लगेगा, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो एक ऐसा रेंज ना आ जाए, एक ऐसा टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए कि वो ट्रांसमिशन लाइन मेल्ट ना कर जाए। तो हमेशा इस बात का हम ध्यान रखते हैं ट्रांसमिशन लाइन के समय, कितना पावर ले जाना है, कि जो हीट जो जनरेशन हो रहा है, आई स्क्वायर आर, हीट जो जनरेशन, जो लॉस का जो जनरेशन हो रहा है, और जो डेसिपेशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में वो। तो यूज टू मूव पावर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम जनरेटर टू लोड विथ लो लॉसेस, ये है हमारा ट्रांसमिशन का पर्पस होना चाहिए। ट्रांसमिशन सिस्टम का पर्पस क्या होना चाहिए कि हम पावर को लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम जनरेटर टू लोड मूव कर रहे हैं विथ लो लॉसेस, हाईली इंटरकनेक्टेड फॉर रिलायबिलिटी। इंटरकनेक्टेड, हर एक तुम्हारा जो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। इंटरकनेक्टेड क्यों कर रहे हैं हम, मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गया, तो जो ए से अगर बी पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो पावर क्या होना चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी शट डाउन, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन को यूज कर सके। तो इसलिए इंटरकनेक्टेड होता है कि अगर देयर इज सम फॉल्ट, स्टिल द सिस्टम इज नॉट डाउन। ओके, द इंटर स्टेट सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या है, एक ट्रांसमिशन क्या है, एक इंटर सिस्टम है, इंटर स्टेट सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का। तुम देखोगे पूरा हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। Traditionally built to enhance reliability for vertically integrated utilities. Vertically integrated utilities का मतलब क्या हुआ, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर्स। तो ऐसे हमारा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब हमारा जो पावर जो फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटीज। और दूसरा बात क्या है, क्रिटिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मार्केट। ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिक मार्केट का भी, जैसे शेयर मार्केट होता है, उस तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी मार्केट होता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा
खरीद बिक्री होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, जनरेट नहीं, हम स्टोर नहीं कर सकते। तो जितना पावर जनरेट हो रहा है उसी समय क्या होना चाहिए, उसी समय उसका डिमांड भी होना चाहिए। तो उसी तभी तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी जो है पावर का, वो क्या होगा, सेम रहेगा। देखते हो 50 हर्ट्ज होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, प्लस माइनस 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 5% क्या हुआ, 40, क्या हुआ इसका मतलब 49.5 से लेकर के 50.5 तक के बीच में ही फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए। इससे अगर ज्यादा या कम हुआ फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारा सिस्टम है ना शट डाउन होने लगेगा, ग्रिड फेल हो सकता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। कब बढ़ता है फ्रीक्वेंसी, 50.5 कब होगा फ्रीक्वेंसी, कब इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी, जब हमारा जनरेशन ज्यादा होगा। जनरेशन अगर ज्यादा हो गया डिमांड से, दोनों हमेशा क्या होना चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए, जनरेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू डिमांड। जितना जनरेट हो रहा उतना ही डिमांड होना चाहिए। लेकिन जैसे अगर थोड़ा सा भी जनरेशन अगर थोड़ा सा बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा, डिमांड अगर बढ़ा, डिमांड तो फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगेगा। हेलो सर। हाँ यस सर बोले सर फ्रीक्वेंसी डिमांड या फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डिमांड या फ्रीक्वेंसी जनरेशन से मतलब नहीं समझ आया ये रियली में होता है क्या, कैसे क्या? हाँ सब डिटेल में सब पढ़ेंगे, हम सब समझाएंगे, अभी चिंता मत करो। बस अभी क्या चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन ही हम दे रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कैसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो जो अगर डिमांड और जनरेशन अगर सेम हुआ तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी हम इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या यूज कर रहे हैं 50 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं ना। हमारा जो भी सप्लाई आ रहा है कितने पे सप्लाई आ रहा है, 50 हर्ट्ज पे आ रहा है। आ रहा है ना 50 हर्ट्ज है हमारा फ्रीक्वेंसी, पावर का फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज का। तो 50 हर्ट्ज अगर कांस्टेंट है, तुम कांस्टेंट, अभी हम सब एक कुछ शेयर भी करेंगे तुम लोग को हम दिखाएंगे भी तो किस टाइप से हमारा हमेशा फ्रीक्वेंसी, ग्रिड का फ्रीक्वेंसी देखोगे हर एक हल्का हमेशा वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा डिमांड और सप्लाई का हर क्रिटिकल बैलेंस मेंटेन हुआ है। हमेशा थोड़ा सा भी इधर उधर बैलेंस होता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, जनरेशन ज्यादा होगा, डिमांड कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा, लोड एरिया डिस्पैच सेंटर होता है। लोड एरिया डिस्पैच सेंटर होता है, स्काडा से कनेक्टेड है सब कुछ। जैसे यहाँ पे तुम्हारा कालू सराय में, यहाँ पे तुम्हारा ये इधर हौज खास में कालू सराय में आईआईटी के पास में लोड डिस्पैच सेंटर है, जो पूरा इंडिया का फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता देखता है। वो और देखता है अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, किस एरिया से बढ़ रहा है उसको पता चल जाता है, किस एरिया से बढ़ता है। तो वहां का मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो वो जनरेटिंग स्टेशन को बोलेगा, जो सबसे महंगा वाला, सबसे क्या होता है कि सबसे महंगा वाला जनरेटिंग स्टेशन को बोलेगा कि अपना पावर कम करो, अपना पावर डंप जो तुम जनरेट कर रहे हो उसको स्टॉप करो। इस फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मान लो अगर डिमांड फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगा, फ्रीक्वेंसी अगर देख रहा है कि ये कम हो रहा है तो क्या बोलेगा, पहले बोलेगा जो है पावर बोलेगा जनरेट करो, बढ़ाओ पावर बढ़ाओ। ठीक है, तुम्हारा बैकअप में होता है कुछ जनरेटर, तो बोलेगा बैकअप स्टार्ट करो जनरेटर अपना। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। या अगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ पावर, तो लोड को शट डाउन फिर करना होगा। लेकिन लोड को शट डाउन करने का ऑप्शन हम बाद में रखते हैं। तो ये इस टाइप से होता है। ये सब आगे के क्लासेस में तुम पढ़ोगे या आगे के और हायर स्टडीज करोगे तो पढ़ोगे। ठीक है, अब ने बताओ। हाँ बोलो सर, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा सर फिर। हाँ मुश्किल होता है, यस मुश्किल होता है, आसान नहीं है। क्योंकि सर हर वक्त सर यस हर क्या सर जरूरी नहीं है ना कि हर वक्त एक जैसी हो सर, यूज सर एक जैसा ही हो सर, कम ज्यादा करते जाते हैं एक जैसा। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत पूरा एक क्रिटिकल सिस्टम पूरा बना हुआ है इसके लिए, पूरा बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है। तो हर एक का लोड फॉरकास्टिंग यूज किया जाता है। ठीक है, हर सेकंड में हर मिनट में लोड फॉरकास्टिंग एक हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं। पूरा जितना भी पावर है, कितना ये है, नेक्स्ट मिनट अभी 1 घंटे के बाद कितना पावर डिमांड है उसको फॉरकास्ट किया जाता है। और उसके बाद ही जो जनरेटर को है उसको क्या सबको लोड किया जाता है, सारे यूनिट्स को लोड किया जाता है। इसलिए बीडिंग होता है वहां पे भी, इसीलिए बोलते हैं ना वहां भी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है। गूगल में सर्च करोगे इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ऐप भी है, उस पे तुम्हें दिखाएगा कौन सा जनरेटर कहाँ के एरिया का कहाँ से कितना सप्लाई आ रहा है। तो एक वो मार्केट पे पूरा वो होता है, बीडिंग होता है कि हमें इतना सप्लाई चाहिए इतना। तो हर एक वो 1 घंटा पहले बीडिंग होता है। अभी जैसे 1 घंटा पहले का के लिए कितना होगा वो बीडिंग अभी हो गया होगा,
हो गया, तो उसके अनुसार पावर का होता है डिस्पैच होता है, समझे, उसके अकॉर्डिंग पावर का डिस्पैच होता है, ठीक है। तो ये हमेशा चलते रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 24 आवर चलता है ये सब, ठीक है। तो वो पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जब पढ़ोगे तुम, अगर हाँ एमटेक करोगे उस समय तब पढ़ोगे। हाँ बोलो सर फ्रीक्वेंसी से सर इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सर? हाँ सब पढ़ेगा, हम सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा उसको हम देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। ओके ओके गॉट सर। इट, ठीक है। नाउ देखो ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, प्राइमरी में हम डिवाइड कर सकते हैं और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कर सकते हैं। प्राइमरी जैसे यहाँ पे जनरेशन हुआ, जनरेशन यहाँ जनरेशन हो रहा है, लार्ज जनरेटर, थर्मल हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे, पावर, ये पावर मान लो हो गया, मान लो 11 kV पे प्रोड्यूस हुआ, 11 kV पे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उसको स्टेप अप कर किया जाएगा ट्रांसफार्मर से, स्टेप अप किया जाएगा, स्टेप अप करके ट्रांसमिशन सिस्टम में भेजा जाएगा। स्टेप अप करेगा, कितना स्टेप अप हो गया, 4 में भी डिपेंड करता है कि कितना दूर हम भेज रहे हैं ट्रांसमिशन, पावर को कितना दूर हमें ट्रांसमिट करना, बहुत ज्यादा दूर तो हो सकता है 400 kV या 200 kV पे भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा और ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा तुम्हारा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, हाँ यहाँ पे ट्रांसफार्मर वो स्टेप अप करने का काम करेगा, वो 11 kV से डायरेक्टली 400 kV में स्टेप अप, या 11 kV से 200 kV में स्टेप का हो जाएगा। फिर यहाँ ट्रांसमिशन, ये है तुम्हारा क्या है, ये क्या है, ये दिस इज योर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम देखो कनेक्टेड है, टाई लाइंस टू अदर सिस्टम, ये देखो कनेक्टेड है, टाई लाइंस मतलब दूसरे ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, दूसरे एरिया के ट्रांसमिशन सिस्टम से वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब पावर इधर से उधर कहीं भी अगर मान लो डिमांड चाहिए कहीं भी, तो वो पावर इधर से उधर फ्लो कर सकता है। फिर दूसरा आया हमारा, पहले ये हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये इसके बाद हमारा हुआ सब ट्रांसमिशन सिस्टम। सब ट्रांसमिशन सिस्टम में देखो जनरेशन से पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉरी जनरेशन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को एक लेवल हम कम किया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों कम किया, सब ट्रांसमिशन सिस्टम वहां पे पड़ता है, मान लो इंडस्ट्रीज को हमें पावर सप्लाई करना है, इंडस्ट्रियल लोड्स को हमें सप्लाई करना है, इंडस्ट्रियल लोड को सप्लाई करने के लिए पावर मान लो रिड्यूस किया गया, ठीक है। आया 132 to 66 kV, और 66 kV वाले स्मॉल लोकल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, मान लो ये सब जो है ये भी कनेक्टेड होते हैं, मान लो कुछ जैसे होते हैं स्मॉल लोकल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो सिटी में होते हैं, वो भी इससे कनेक्टेड होते हैं जो डायरेक्टली इसको सप्लाई देते हैं। यहाँ भी देखो जनरेशन है, ये भी जनरेशन है, तो ये क्या कौन सा जनरेशन है, लोकल जनरेटर है, जनरेशन है, ठीक है, जो स्मॉल लेवल पे पावर प्रोड्यूस करे, तो वो भी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड, प्राइमरी में न करने करके सब ट्रांसमिशन सिस्टम में कनेक्टेड है। और यहाँ से तुम्हारा चल जाता है पावर किसको, लार्ज इंडस्ट्रीज कंज्यूमर्स को, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को पावर चलता है। फिर एक बार और स्टेप डाउन करते हैं, ट्रांसफार्मर करके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। प्राइमरी ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको 33 kV 11 kV है, ये मीडियम लार्ज कंज्यूमर्स को जाता है, जो इंडस्ट्रीज वो भी जिसको 33 kV पे पावर चाहिए, 11 kV पे पावर चाहिए। जैसे हमारा कॉलेज में कितना kV का पावर मिलता है, 11 kV पे पावर आता है, ठीक है। ओके तो स्मॉल एम्बेडेड, और इसमें छोटे छोटे भी जनरेटर, लोकल जनरेटर भी हो सकते हैं कनेक्ट, ऐसा नहीं है कि सारे जनरेटर केवल ट्रांसमिशन यहीं पे कनेक्ट हो, यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं छोटे छोटे जनरेटर्स, छोटे छोटे जैसे यहाँ पे तुम्हारा देखो रिठाल में भी पावर प्लांट एक था, रिठाल वो भी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से में कनेक्टेड है। और फिर इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और जाता है, इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में पावर होता है, वो क्या होता है 400 थ्री फेज जो होता है ना, 400 वोल्ट में हम ट्रांसमिट कर वो करते, तो ये थ्री फेज है तुम्हारा 400 वोल्ट। अगर सिंगल फेज में करोगे तो इसको बाई √3 से तुम करोगे डिवाइड, तो तुम्हारा थ्री फेज, तो सिंगल फेज क्या आएगा, सिंगल फेज तुम्हारा वोल्टेज आएगा 230 वोल्ट ऐसे आएगा। तो देख जनरली यहाँ पे भी जो थ्री फेज सप्लाई जाएगा वो इंडस्ट्रीज को जाएगा, या ये जो बड़ा कंज्यूमर्स को जाएगा, लेकिन अगर हाउस होल्ड्स को जाएगा तो ये देख इसमें भी 400 वोल्ट जाता है, 200 वोल्ट जाता है पर फेज, ठीक है। तो जैसे कॉलेज में आया तो 400 वोल्ट का, जैसे मशीन तुम्हारे लैब में आया, मशीन लैब में आया तो वो 400 वोल्ट का सप्लाई आया, और घरों में जाएगा, अलग क्लासरूम में जाएगा तो 230 वोल्ट का सप्लाई जाएगा। तो इस टाइप से पावर हमारा जहां से जनरेट हो रहा है वहां ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस टाइप से। तो ये एक छोटा सा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है, छोटा सा क्या है, एक डायग्राम है जिसमें हम बताया गया कि कैसे ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइडेड और किस टाइप से पावर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इतना तुमको समझ में आ गया, तुम लोगों को सभी को समझ में आ गया इतना, कोई क्वेश्चन?
नो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो नेक्स्ट। सर। हाँ, हेलो यस, सर। बोलो। हाँ, सर बोलो। मैं ये कह रहा था जो सर एक बार ट्रांसमिशन होता है हम्म, सर, वो जैसे एक डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक और ट्रांसमिशन, कमर्शियल ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन। सर हम्म, डोमेस्टिक और कमर्शियल इंडस्ट्रियल समझ में आता है सर, ये हम्म। कमर्शियल ट्रांसमिशन का मतलब कहाँ यूज होता है इसका? ये देखो, कमर्शियल जैसे शॉप में देखो, ये जनरली कमर्शियल और डिस्ट्रीब्यूट और डोमेस्टिक का यहाँ पे क्या गवर्नमेंट में क्या मतलब रखा है कि जैसे जी। जो जरूर दोनों को सिंगल फेज ही जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कमर्शियल का मतलब 3 फेज जाएगा, लेकिन वो जी क्या जी है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई तुम शॉप खोल दो, जी उसमें सर। तुम सप्लाई लो, तो वो बोलेगा जी सर। कमर्शियल सप्लाई उसको मिलेगा। ठीक है। सर और सर वो तो इंडस्ट्रियल में तो भी वही यूज होता है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जैसा अलग हो ही। गया, इंडस्ट्रीज में अलग 11 वोल्ट का सीधे जाएगा। इंडस्ट्रीज के अच्छा लिए अच्छा 11 वोल्ट का सप्लाई जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। कमर्शियल अच्छा। के ओके। लिए मे भी 400 वोल्ट जा सकता है या जी 230 सर। वोल्ट भी जा सकता है। ओके। ओके सर। ओके सर। कमर्शियल ओके, थैंक यू सप्लाई सर। मे बी 400 वोल्ट, मे बी 230 वोल्ट, बट इट इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब अगर छोटा सा भी तुम अगर दुकान खोलो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का तुम का ये कनेक्शन लो, तो वो कमर्शियल सप्लाई देगा तुम्हें। तो कमर्शियल का रेट चार्ज ज्यादा होता है। जी जी सर। जी सर। जी सर। बस यही डिफरेंस है। और ओके कुछ ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये भी वही है, ये भी सेम है। पार्ट ऑफ पावर सिस्टम का हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, सिंगल क्या लाइन है? डायग्राम बनाया। ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन है, कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब स्टेशन से। लोड हो गया तुम्हारा, लोड यहाँ पे दिख रहा है। फिर ये लोड हो गया, फिर जा रहा है स्टेप डाउन ट्रांसमिशन, और ये सब क्या है, सब स्टेशन है। ये सब स्टेशन है। ओके। और ये सब जो बॉक्सेस है, ये सब क्या है, सर्किट ब्रेकर्स है। सर्किट ब्रेकर है। क्यों सर्किट ब्रेकर? दो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर्स यूज करते हैं। क्यों? डिस्कनेक्ट, दे आर लाइक फ्यूजेस। फ्यूज कैसे हम करते हैं? फ्यूज का क्या यूज होता है? डिस्कनेक्ट करने के लिए सप्लाई को। हाँ, उसी टाइप से सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर्स हम यूज करते हैं पावर सिस्टम में डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसा सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर्स क्या क्यों यूज करते हैं? फ्यूज से क्यों नहीं काम होता? क्योंकि करंट यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को अगर तुमको ब्रेक करना है, तो तुमको थोड़ा स्पेशल तरीके से ब्रेक करना होगा। इसलिए हमें यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हाँ, प्राइमरी पर्पस इज टू सर्व लोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए? लोड को सर्व करना है, लोड को मीट करना है। योर हाउस इज कनेक्टेड टू ए डिस्ट्रीब्यूशन। सभी का घर किससे कनेक्टेड है? एक ना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे दिल्ली में अभी यहाँ पे जो दो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे, एक है तुम्हारा टाटा पावर, एक है तुम्हारा बीएसईएस। हाँ, तो किसी न किसी का घर एक ना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जरूर कनेक्टेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस बहुत उसका में भी अलग अलग, रेडियल भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है, रिंग शेप भी हो सकता है, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। नॉट यूज फॉर इंटर स्टेट कॉमर्स। इंटर स्टेट कॉमर्स का नहीं है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक छोटा, एक मान लो दिल्ली स्टेट का, तो दिल्ली स्टेट का ही एक एरिया में ही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूपी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर नोएडा के लिए अलग है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो इट इज इंटर नॉट यूज फॉर इंटर स्टेट कॉमर्स। ठीक है। सब ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब ट्रांसमिशन सिस्टम से किस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जा रहा है, ये देख लो। एक तुम्हारा सब ट्रांसमिशन हो गया, और अलग अलग टाइप का पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। जनरली तुम देखोगे यहाँ पे पोल माउंटेड 11 केवी का पोल पे ही एक जहाँ एरिया है गली में ट्रांसफार्मर लगा देता है, वहां से तुम्हारा 11 केवी से, जिसका काम होता है 11 केवी टू 400 केवी यूज करना, और हर 3 फेज रहेगा। और इसके बाद तुम क्या करेगा, हर एक फेज को क्या करेगा, अलग अलग घरों में दे देगा। ठीक है। या 11 के, ये 66 से 11 के भी कर रहा है, तो ये क्या कहाँ जाएगा, ये कहाँ दे रहा है, फीडर्स में जाएगा। देख लो, अलग अलग फीडर सेक्शन पॉइंट्स ये सब होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी क्या होता है। ओके। सर हाँ, यस। सर बोल रहे हैं सर, जो नॉर्मली सर हम लोग ट्रांसफार्मर बना मतलब यूज करते हैं सर नॉर्मली सब स्टेशन में नॉर्मली, मतलब घर के पेट्रोल में। तो सर दो पोल के बीच में डिस्टेंस कितना होते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, बैलेंस बना सके? एक में फिर से बोलो, हम तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर जो बोल रहे हैं सर, जो नॉर्मली जो स्टेशन पे जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है सर, और जो सब स्टेशन पे हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना चारों तरफ, तो घर में बगल, तो हम्म, जो ट्रांसफार्मर खड़े किया जाता है तो दो पोल होती है ना सर। हम्म,
के बीच में डिस्टेंस वो कितना हम होता है सर? पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में देखेंगे, आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके आगे के क्लास में हम दिखाएंगे, देखो पता चलेगा तुमको कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या एक जो पावर, अगर इस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए क्या डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वो तुमको आगे के क्लास में इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सबका फॉर्मूला है, सभी का ओके फॉर्मूला है, ओके। सर सर दोबारा बता देना एक बार। क्या बताने, बताओ, बोलो क्या क्या बताएं सर इससे पहले दोबारा, कौन सा चीज दोबारा बताएं, बोलो। सर कंपनी वालों का फोन आ गया सर, मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ भी। कौन सा कंपनी का फोन आ गया? सर जियो वालों का। हाँ तो बंद करके रखो ना, उसमें उसमें क्यों फोन को वो करते हो, डिस्टर्ब नहीं है, वो अटेंड क्यों करना है फोन, बताओ। सर वो कोई प्राइवेट नंबर था सर, नॉर्मल जो फोन नंबर होता है। ठीक है। क्या को समझ में आना है, पूछो मेरे को, क्या पूछो जो चीज समझ में नहीं आया, पूछो सर सर पूछो। सर एनी अभिषेक भाई, क्वेश्चन? अभिषेक भाई सर पूछिए क्या पूछना आपको। मैं कह रहा सर जो मैंने मिस कर दिया मैं सिर्फ उतना पूछा, जो आप अभी फिगर पे थे ना उस वाले पे, एक सिंगल लाइन डायग्राम पे बता रहे थे बहुत सारे सर्किट वगैरह बनते थे। हाँ मैं पता नहीं क्या क्या बता दिया, बहुत सारा कुछ बता दिया, ठीक है। तो ये लास्ट पे बता रहा था, देखो हमने ऐसा एक्चुअली ट्रांसमिशन सिस्टम का हम डिवीजन बता रहे थे, सब ट्रांसमिशन सिस्टम को सब प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये सब में हम डिवाइड करते हैं। और उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पर्पस हमने बताया, ट्रांसमिशन सिस्टम का पर्पस बताया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या पर्पस होना चाहिए, लोड को सर्व करने का पर्पस होना चाहिए। ये इसका भी अलग टाइप होता है, अलग कैन बी, तीन टाइप में हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन। ये सब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, फीडर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, सर्विसमैन क्या होता है, ठीक है। यस फिर आया सर। तुम्हारा लोड, फिर आया लोड। लोड क्या है? लोड क्या है? कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को तो उसको क्या बोलेंगे, लोड कहेंगे, लोड कहेंगे। लोड अलग अलग डिफरेंट टाइप, रेजिस्टेंस लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है। जैसे हमारा मोटर, मोटर क्या है हमारा, मोटर क्या है हमारा, मोटर क्या है, बोलो, मोटर क्या है? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है। लोड कैन बी ए स्मॉलर, एक छोटा से छोटा लोड हो सकता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल का चार्जर, ये बहुत छोटा लोड है, ठीक है। 1 वाट का भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम कर रहा है। और लोड कैन बी अ वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बड़ा मोटर, मेगावाट का मोटर भी हो सकता है, समझ रहे हो। लोड कैन बी एकदम छोटा भी हो सकता है लोड, और लोड कैन बी वेरी लार्ज ऑल्सो, ओके। आजकल का ग्रिड क्या है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, आज का ग्रिड तुम देखोगे तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ जनरेशन टू लोड सेंटर्स, और अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, और फिर सब ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज का ग्रिड क्या है तुम्हारा, सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं नेट ग्रिड बोलते हैं। अलग अलग तुम रीजन है, जो हम आगे बताएंगे, अलग अलग रीजन है ग्रिड का, ठीक है। ये भी तो बता दिया। सर हाँ बोलो। सर अगर सर हमारा लोड बढ़ जाता है सर, तो डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बोलना पड़ेगा, आवाज तुम्हारा कट रहा है, अभी वो ठीक सर से क्या चेंज आवाज करेगा कट उसमें। रहा है। फिर से हेलो बोलो, सर। आवाज कट रहा था, बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, अगर मान लो सर हमारा लोड है ना बढ़ जाता है घर का, तो सर हमें डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बोलना पड़ेगा, और सर वो क्या चेंज करेगा। कुछ चेंज नहीं कर, तुम्हारा लोड अगर मान लो बढ़ जाता है, तुम वो देखो, तुम देखते होगे मैक्सिमम डिमांड, तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है? हाँ यस सर। हाँ, तो वो देखता है, तुमको पूछता नहीं है, तुमको पूछेगा नहीं वो बढ़ गया लोड। जैसे तुम्हारा लोड बढ़ जाएगा तुमको नोटिस भेज देगा कि आपका लोड बढ़ गया है। वो क्या करता है, 3 महीना का वो रिकॉर्ड देखता है, 3 महीना का तुम्हारा क्या मैक्सिमम एमडीआई रीडिंग देखता है। एमडीआई रीडिंग, मीटर का होता है रीडिंग, एमडीआई मैक्सिमम डिमांड रीडिंग इंडिकेटर। तो हर एक तुम देखोगे कि हर जब यूज कर, हर मंथ में तुम्हारा एमडीआई रीडिंग क्या आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तुम अपना टैरिफ वाला जो बिल आ रहा है, तुम देखना कि नोट करना एमडीआई रीडिंग क्या है। तो वो एमडीआई रीडिंग क्या बता रहा है, मैक्सिमम डिमांड बता रहा है, मैक्सिमम डिमांड तुमने क्या यूज किया। तो 3 महीने का मैक्सिमम डिमांड एमडीआई रीडिंग देखेगा। अगर 3 महीने का एमडीआई रीडिंग अगर बढ़ा हुआ आएगा तो बोलेगा तुमको कि आप
वो खुद चार्ज बढ़ा देगा कि आपका 3 महीने का रीडिंग इतना 3 किलोवाट से ज्यादा है तो इस रेंज में आपका चार्ज लगेगा। जी सर, किलोवाट बढ़ जाएगा ना सर? हाँ, किलोवाट जी बढ़ जाएगा। जी 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 सर। फिक्स जो रेट है वो बढ़ जाएगा, फिक्स रेट जो रेट बढ़ भी बढ़ जाएगा, जाता है फिक्स चार्ज है। हाँ, फिक्स चार्ज जो है बढ़ जाता सर है। हाँ सर हम लोड सर उसका पहचानेंगे मीटर कैसे? भी आपने चेंज हो बताया जाता है क्या? क्या सर वो कैसे पहचानेंगे? क्या क्या सर जैसे आपने बताया कि मोटर इंडक्टिव लोड है, मोटर, हाँ मोटर इंडक्टिव लोड है, यस। सर हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? मोटर क्या, क्यों इंडक्टिव लोड है ये पहले समझो, क्यों इंडक्टिव लोड है मोटर। हाँ, मोटर तुमने पढ़ा है, मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन में मोटर पढ़ा है। मोटर में क्या होता है, अगर तुम एसी मोटर जैसे इंडक्शन मोटर, बेसिकली जितना भी, हम तो यहाँ डीसी मोटर यूज नहीं कर रहा, कोई भी, सब एसी मोटर ही यूज कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ यस सर, ठीक है, यस एसी सर, मोटर यस में सर। कौन सा यूज कर रहे हैं, जितने भी घरों में मोटर लगा हुआ क्या है, इंडक्शन मोटर लगा हुआ है तो ठीक है, हाँ जी। इंडक्शन मोटर लगा हुआ है ना, पंखा में हो या फ्रिज में हो या कंप्रेसर, एसी का कंप्रेसर में हो, सब सब क्या है, इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर तुमने पढ़ा होगा, इसका तुम देखो इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, कौन सा, इस बेसिकली जितने भी सारे इंडक्शन मोटर है वो सब क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सब क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, तुम लोग याद करो थोड़ा, कैसे काम करता है। हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, स्टेटर में सप्लाई देते हैं 3 फेज, जनरली तुम्हारा सिंगल फेज है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तुम्हारा यूज होता है। सिंगल फेज तुमने सप्लाई दिया, फील्ड रिवॉल्विंग, तो बेसिकली 3 फेज अगर तुम देखा है तो 3 फेज सप्लाई दिया स्टेटर में तो रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होने लगा, फील्ड घूमने लगेगा। फील्ड जैसे घूमने लगेगा तो स्क्वायरल केज को क्या करेगा, उसको कट करेगा, फिर उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए करंट इंड्यूस होगा, फिर उस पर फोर्स लगने लगेगा, वो रोटेट करने लगेगा। तो इस टाइप से ये है तुम्हारा तरीका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इस टाइप से काम करता है, वो घूम रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या ले क्या रहा है, क्या पावर ले रहा है यहाँ पे, वो वहां पे कौन कौन सा पावर वो ले रहा है, वो सप्लाईज में जो पावर ले रहा है वो 2 टाइप का पावर ले रहा है। सप्लाई में 2 टाइप का पावर होता है, एसी पावर में 2 टाइप का पावर, एक एक्टिव पावर होता है, एक रिएक्टिव पावर होता है। एक एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव मतलब एस एपरेंट पावर, अभी हम थोड़ा बताएंगे तुम लोग को। एस क्या है, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जैसे डीसी पावर, डीसी जब तुम यूज कर रहे हो पावर तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का और एपरेंट पावर का। वहां पे पावर डिफाइन होता है वी इंटू आई। क्यों, क्योंकि V और I चेंज नहीं कर रहा है डीसी में। डीसी के केस में V कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए एवरेज करोगे तुम पावर, V इंटू आई का एवरेज लोगे तो हमेशा सेम आएगा। तो ये डीसी के केस में हमेशा सेम आ रहा है। लेकिन एसी के केस में अगर V भी वैरी कर रहा है, V टाइम के साथ वैरी कर रहा है और I भी वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे तुम पावर लोगे, यहाँ पे V इंटू आई को मल्टीप्लाई करोगे, VT इंटू आई टी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो V किसके साथ वैरी कर रहा है, VT क्या है यहाँ पे, बेसिकली VT क्या है, VM साइन ओमेगा टी, और IT यहाँ पे क्या है, मान लो लैग कर रहा है इसे, तो IM साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंगल से लैग कर रहा है पीछे। तो ये तुम्हारा आई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एक जो कंपोनेंट आएगा तुम्हारा, इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, V इंटू आई को, PT जो आएगा टाइम के साथ, V इंटू आई को मल्टीप्लाई करोगे, VM साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम लिख सकते हो, VM इंटू IM साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी 5, साइन A इंटू साइन B, इसका फॉर्मूला तुमको किसी को आता है, इसका फॉर्मूला तुम लिखोगे तो इसको 2 यहाँ पे कर दो, 2 साइन A इंटू साइन B, 2 साइन A इंटू साइन B का जो आएगा वो दो साइन का प्रोडक्ट है, तो इसका क्या कर सकते हैं, सम में, कॉस के सम में हम लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पे करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा जो आएगा वैल्यू क्या आएगा, कॉस में आएगा, सम, कॉस का सम में आएगा। तो कॉस का सम क्या होगा, एक आएगा हमारा कॉस 5 और एक हमारा क्या आएगा प्लस, एक हमारा क्या आएगा प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5।
ये आएगा तुम्हारा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये आएगा तुम्हारा। तो इसका एवरेज का, तो ये देखो कि एक टर्म जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको तुम देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं Vm/√2 इंटू Im/√2 और cos फाई, एक ये टर्म है, और प्लस माइनस Vm/√2 Im/√2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5। कहां चले, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसका ये है इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। ये क्या पावर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है? ये क्या पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर टाइम में हर एक मोमेंट का पावर है। तो ये वाला तुम चीज देखो, ये वाला चीज देखो, ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज तुम देखो, ये वाला जो चीज है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। ये वाला चीज टाइम का फंक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला चीज जो है कि टाइम का फंक्शन है। इसका एवरेजिंग करेंगे तो हम ये वाला चीज जो, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू मतलब एक टाइम पीरियड का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, एवरेज वैल्यू 0 होगा। यानी एवरेज पावर जो होगा पी एवरेज इज इक्वल टू, वो क्या होगा, ये होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, Vm/√2 क्या है, हमारा आरएमएस वैल्यू है। Vm/√2 क्या है, Vrms इंटू Im/√रूट क्या है, IRMS cos 5, ये होगा। तो ये एवरेज पावर बेसिकली हमें दिखाई पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिव पावर। और ये जो वैल्यू 0 हो रहा है ये बेसिकली क्या है, ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो एस जो टाइम में जो एस हम जो डिफाइन करते हैं, एस क्या डिफाइन करते हैं, ये देखो एस क्या है, बेसिकली डिफाइन होता है V इंटू आई कंजुगेट डिफाइन करते हैं। एपरेंट पावर इज इक्वल टू एसी में जो एपरेंट पावर होता है V इंटू आई कंजुगेट। आई कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिफाइन करते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, V इंटू आई कंजुगेट करते हैं। क्यों करते हैं कंजुगेट, क्योंकि एक्टिव जो रिएक्टिव पावर है, जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है, उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए कंजुगेट करते हैं। अगर पॉजिटिव देखो, यहाँ पे हमने कंजुगेट ऐसे ही तरह मल्टीप्लाई कर दिया, कंजुगेट नहीं लिया, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना माइनस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लैगिंग का पावर जो माइनस में आ रहा है, तो इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए इसलिए हम कंजुगेट कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस लेते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अगर फेज एंगल पॉजिटिव है तो उसको कंजुगेट करने से निगेटिव हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होगे तो उसको कंजुगेट करने से इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, या आर्गुमेंट जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो इसमें माइनस करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंजुगेट होता है, V इंटू आई कंजुगेट। तो ये वाला जो साइन जो यहाँ पे आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये P, तो इसलिए हम S जो है, S का यहाँ पे दो पार्ट चीज है, P प्लस JQ ऐसे लिखते हैं। P तुम्हारा क्या है, हमारा P हमारा क्या है, P इज योर, अभी भी देखो बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, P इज योर रियल और Q इज योर रिएक्टिव पावर। Q को हम रिएक्टिव पावर, S का यूनिट, S को वोल्ट एम्पियर, S का यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। P का यूनिट क्या होता है, वॉट में, और इसका यूनिट क्या होता है, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इतना समझ में आया सभी को? अगले फिर अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, आगे का चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर हाँ सर बोलो। सर सर ये जो जो अभी पढ़ाए सर, तो सब BL थ्री जैसा ऑल ओवर था ना? ये हम देखो, मेरा खुद का ही ऑर्गेनाइज किया हुआ सिलेबस है। हम जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अनुसार हम पढ़ाते हैं, जो चीज बच्चे स्टूडेंट्स को समझ बेसिक्स आना चाहिए। हम कोई बुक अभी हम पूरा ओवरऑल 3-4 बुक का मिला करके सिलेबस अपना खुद हम बना के फॉलो करें। हम एक बुक पर्टिकुलर बुक से हम नहीं पढ़ाते हैं। ओके सर सर। सर सर हेलो वैसे सर बुक